नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और दोस्तों, एक क्लास आपकी सुबह 11 बजे चलती है, एक क्लास इसके बाद रात को चलती है 8:30 बजे, फिर 9:30 बजे भी चलती है और शाम को एक क्लास 3 बजे भी चलती है। एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। राधे राधे भैया सभी को, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। और देखिए, आज इस वीडियो में दोस्तों आज हम 200 प्रश्नों कवर करेंगे। यानी जो आज का जो मॉडल पेपर है, यानी 2 मॉडल पेपर एक साथ कवर करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में दोस्तों 100 + 100 यानी 200 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, हिंदू धर्म में बताइए इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता मानते हैं। तो आप कहेंगे सर ब्रह्मा जी, लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इनमें से किस शहर में हुई थी। देखिए, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है आपकी कब हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में हुई थी भाई। कब हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। कहां पे हुई थी? बोध गया। बोध गया कहां पड़ता है दोस्तों? ये बिहार में पड़ता है, याद रखेंगे। बोध गया कहां पे पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। वंश ने समाप्त किया था, आपको कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखो, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो, मौर्य वंश को जो समाप्त किया था, मौर्य वंश के अंतिम शासक आपके थे बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। यहां लिख दे रहे हैं, मौर्य वंश के जो अंतिम थे आपके शासक कौन थे? अंतिम जो शासक थे उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था बृहद्रथ नाम था। क्या नाम था? बृहद्रथ। इनको भैया जो हराते हैं ना, ये हराते हैं कौन है? इन्हीं के जो पुष्यमित्र शुंग के जो सेनापति थे, उन्होंने मतलब इसकी हत्या कर देते हैं। शुंग वंश यहाँ पर किसने समाप्त किया था? शुंग वंश। शुंग वंश के एक सेनापति थे आपके पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने भैया इनकी हत्या कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना कर लेते हैं। सबको ये मालूम है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक भैया कौन थे? बृहद्रथ थे, ये भी याद रखिएगा। 4 नंबर बताइए। 4 नंबर में आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आपको बताना है। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हमने आपको कई बार बताया, मेगास्थनीज है। अब तो आपको याद हो गया होगा। खजुराहो मंदिर आपका जो लिखा वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है ना, ये भी हमने आपको कई बार बताया है। खजुराहो जो मंदिर है ये वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो ये करता है दोस्तों नागर शैली का। याद रखेंगे, खजुराहो या मध्य प्रदेश में है, ये नागर शैली को क्या है? उजागर करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो भैया सभी का आंसर आ रहा है क्या? राधे राधे भैया सभी को, राधे राधे, है ना। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि सुल्तान इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, तो आप जानते ही हैं इल्तुतमिश की बेटी थी। ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी और इनका शासन काल कब से स्टार्ट हुआ था? 1236 से लेकर दोस्तों ये 1240 तक रही थी। ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासिका आपकी थी। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली कौन थी, तो आप क्या बताओगे? रजिया सुल्तान। कब से कब तक इनका शासन था? 1236 से लेकर 1240 तक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जो लोग बाद में आ रहे हैं ना, वीडियो के एक बार लाइक कर दो भैया सभी लोग, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर 7 नंबर बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य आया, उसके पहले राजा कौन थे, है ना। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है। प्रणाम गुरुजी भैया, प्रणाम, राधे राधे सभी को, है ना। बात बिल्कुल सही बोली है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत ही जबरदस्त मॉडल पेपर है आपका। ये बताइए विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो आप कहेंगे सर विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे सबको पता है, ये आप डेली पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं ना, ये सबको पता है। हरिहर प्रथम कह रहे हैं। हरिहर बुक्का भैया 2 भाइयों ने किया था ना, हरिहर प्रथम लगाइए। विजयनगर साम्राज्य के जो पहले राजा थे वो हरिहर प्रथम थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने किया था। प्रथम किसमें लिखा है? इसी में तो लिखा है। हो गया 80 नंबर। अगला प्रश्न हमने पूछा है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था। आप कहेंगे सर पानीपत का दूसरा युद्ध सबको पता है, 3 युद्ध हुए पानीपत के। पहला युद्ध की जब हम बात करते हैं तो पानीपत का पहला युद्ध आपका होता है 1526 में। दूसरा हमारा 1556 में होता है। तीसरा हमारा पानीपत का युद्ध 1761 में होता है। ये हमने कई बार आपको बताया है। पहला युद्ध आपका बाबर इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और
मुगल साम्राज्य की स्थापना आपकी हो जाती है पानीपत के युद्ध से ही। लेकिन 1556 में आपका युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, याद रखेंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। हमने कहा इनमें से बताइए किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था, तो आप कहेंगे शाहजहां के द्वारा निर्माण किसका नहीं करवाया गया था, आपको 9 नंबर बताना है। तो आप कहेंगे सर जी शाहजहां ने निर्माण भैया बुलंद दरवाजा नहीं करवाया था, ये सबको पता है, ये फिर किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अब ऐसे प्रश्न अगर आपके पेपर में आ गए ना, तो आप ये मान लो 100% आप सही करके ही आएंगे, है ना। बिल्कुल देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, आपको कमेंट करना है। 10 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। और 10 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। ये जो कब्जा किया था ना, ये किसने किया था, ये किया था आपका 1510 में, 1510 में किया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 1510 ईस्वी में किया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए सभी का आंसर आ रहा है। हमने कहा भारत में बताइए शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का जो गठन है आपका, ये किस वर्ष किया गया था, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। 11 का आंसर क्या होगा। और 11 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सर ये किया गया था आपका 1882 में। 1882 देख लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है क्या। जिनका भी ए नंबर आ रहा ना, बधाई हो, हमारी तरफ से बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। हमने कहा लखनऊ में बताइए 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था, है ना। 12 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको यहां पर कमेंट करना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। 12 नंबर बताएंगे, 12 नंबर में बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था, आपको यहां पर कमेंट करना है। राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। 12 नंबर में आपका जवाब क्या होगा। 12 नंबर का जवाब यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा ना। देख लो बेगम हजरत महल, देख लो सभी का आंसर आ रहा है। बेगम हजरत महल यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। आत्मीय सभा के संस्थापक बताइए कौन थे ना, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, 13 नंबर बताएंगे। तो देखिए आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे ना कौन थे, किसी को मालूम है, किसी को मालूम है भैया बताइए आंसर क्या होगा। 13 नंबर का जवाब क्या होगा। 13 नंबर का जवाब आ गया है। खैर है बिहार से भैया कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम सिंह। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। यहां पर राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। हमने कहा किस वर्ष में बताइए बंगाल का जो विभाजन किया गया था, घोषणा की गई थी, घोषणा आपकी की गई थी 20 जुलाई 1905 को। और इसी वजह से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरुआत होती है। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है और इसी दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया था, यह भी याद रखिएगा। 1923 में बताइए स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी जो आपका है ना, इसका गठन किसने किया था। हमने आपको कई बार बताया है स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। कई बार हमने आपको बताया, विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। देख लो सभी का भी आ रहा है। 15 का भी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब आप कहेंगे सर जी चित्तरंजन दास भैया अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास कौन थे भैया, अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू कौन थे भैया, सचिव थे, महासचिव थे, याद रखेंगे ना, ये भी याद रखिएगा। ये अध्यक्ष थे आपके, ये भैया आपके सचिव थे। बड़ा पेपर में कई बार पूछ लेता है कि चित्तरंजन दास कौन थे, अध्यक्ष थे कि सचिव थे, पूछा गया एक बार पेपर में, तो इसको बढ़िया से याद कर लो। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू कौन थे आपके, सचिव थे। हमने कहा भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था ना, आपको 16 नंबर बताना है। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था, आपको 16 नंबर का जवाब देना है। और 16 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे सी नंबर लगा दीजिए, 26 जनवरी 1950 को बना था। जिनका भी 26 जनवरी 1950 आ रहा ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए कमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। कम से कम आप वीडियो देख रहे हैं, यही बड़ी बात है। आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हमने कहा भारत के संविधान की बताइए इनमें से कौन सी विशेषता है जो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। हाँ ना, जल्दी से बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे।
है ना, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर 17 नंबर का जवाब क्या होगा? 17 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे एकल नागरिकता। देख लो सभी कह रहे हैं एकल नागरिकता। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी भैया एकल नागरिकता आ रहा है ना, ये समझ लो अपने आप में कि खुद बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही था। भारत के संविधान का बताइए कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधित है ना। आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमने यहाँ पर आपसे पूछा, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? बताइए किसी का जवाब आया है? एक सेकेंड, चलो चलिए यहाँ पर बताइए सर जी हम पानी लगाए हैं, हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, देखिए पानी लगाए हैं तो कैसे कर पाएंगे, बड़ी मजबूरी होगी। पानी लगाने में कैसे कमेंट, फिर मोबाइल आपका गिर जाएगा। आप कमेंट मत करिएगा, नहीं पानी फोन गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 29 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। बताइए इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? हमने कहा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आपने कई बार बताया है, लेकिन जो संपत्ति का लिख रखा है अर्जित करने का अधिकार, ये खत्म कर दिया गया। अब मौलिक अधिकार नहीं है। इस समय हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी, किसी को पता है? मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। इनकी संख्या 6, पहले 7 थी, एक कम हो गया ना, अब आपकी 6 है। हमने कहा भारतीय संविधान का बताइए कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों संबंधित है ना। 20 नंबर बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों संबंधित है? 20 नंबर बताएंगे तो आप कहेंगे संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात हो रही है। यह अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है? 53 है ना। 53 एक बार देख लो, सभी का आंसर आ रहा है। 53 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हमने कहा भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? 21 नंबर बताएंगे। 21 नंबर में भैया कौन निर्णय लेते हैं, आपको कमेंट करना है। तो ये कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेते हैं। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 21 नंबर का देख लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अब ये वाला प्रश्न क्या आज हम पहली बार नहीं करा रहे हैं, बहुत बार कराए हैं। और हमने आपको कई बार बताया है कि 1/10 होना चाहिए सदस्यों की कुल संख्या का। अब सदस्यों कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कई बार हमने आपको बताया है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं 550 सीटों का 1/10 निकालेंगे तो कम से कम 55 होने चाहिए। ये कई बार हमने आपको बताया। राज्यसभा में 250 का 1/10 निकालेंगे तो 25 आएगा। कई बार वो संख्याएं दे देता है 25 और 55 करके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा प्रश्न हो वैसे आंसर लगाना है। 23 नंबर में देखिए हमने आपसे क्या पूछा है, लिखा इनमें से बताइए कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। देखिए कथन पूछा गया, कौन सा सही दिया गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा 23 नंबर। 23 नंबर में सही कथन कौन सा है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला विकल्प आपके सामने क्या लिखा हुआ है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान परिषद के प्रति जवाबदेही होती है ना, या राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य सभा के प्रति जवाबदेही होती है। देखो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा 23 नंबर में, है ना, आर्टिकल नंबर 163 में बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद हमारा कहाँ पे लिखा है, मंत्रिपरिषद ये लिखा, राज्य मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। किसके? राज्य विधानसभा, विधानसभा। तो यहाँ पर आपको लगाना था डी नंबर। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे पुराना बताइए उच्च न्यायालय कौन सा है? हमने कहा सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो आप कहेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 को हुई थी। इस चीज को ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक कौन सी मतलब किया था, 5 स्तरीय था कि 2 स्तरीय था कि 3? तो 5 तो कतई नहीं था, वो तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। आपको पता है त्रिस्तरीय था। कौन सा था? त्रिस्तरीय था। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ये भैया 1957 में, देख लो सभी का आंसर आ रहा है कि संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 में जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बताइए कौन से अधिनियम में जोड़ा गया था, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और हमने यहाँ पर पूछा 26 नंबर का आंसर क्या होगा। 26 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। 26 नंबर का देखिए हमारे बीच जवाब आ चुका है। कह रहे हैं 26 का बी नंबर लगा दीजिए। संविधान 51वां संविधान अधिनियम है आपका 2003। 26 नंबर का बी नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हमने कहा है आम आदमी पार्टी का जो गठन है किस वर्ष में किया गया था, आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। चलिए राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। जो लोग देखिए बाद में आ रहे हैं ना, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और 27 नंबर का जवाब दीजिए। आम पार्टी गठन किस वर्ष में किया गया था? आम पार्टी गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे ये किया गया था आपका सन 2012 में। सन 2012 में किया गया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व यहाँ पर कौन सा है? भूपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है, जो बहुत ही ज्यादा में पाया जाता है? 28 नंबर में आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। क्या है दोस्तों? सिलिकॉन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा है, इनमें से बताइए कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? हमने आपसे पूछा है सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है ना, 29 नंबर बताएंगे। सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, 29 नंबर में बताइए आंसर क्या होगा। तो 29 नंबर का दोस्तों यहाँ पर जवाब क्या होगा ना, हवाई द्वीप में स्थित कौन सा है? माउना लोवा करके। माउना लोवा हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है ना। 29 नंबर का देख लो भैया, डी नंबर सभी का आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो, सभी का आंसर आ रहा है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है, कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? हाँ, जहां पर कभी विस्फोट ही नहीं हुआ है ना, याद रखेंगे कई वर्षों से नहीं हुआ है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बड़ा आसान प्रश्न है ये। 30 नंबर, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर सही देंगे। हमने पूछा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, 30 नंबर बताएंगे। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, किसी को मालूम है? एक बार कमेंट कर दो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, किसी को मालूम है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इनमें से बताइए कौन सा घास का मैदान आपका नहीं है। देखिए घास का मैदान इनमें से कौन सा नहीं है? ग्रासलैंड जो है आपका। तो जैसा कि आप इसमें ऑप्शन को थोड़ा देखेंगे ध्यान से, तो कहीं ना कहीं सवाना घास का मैदान होता है, प्रेरी भी होता है, स्टेप भी आपने सुने होंगे, लेकिन आपने कहीं फेन सुना है? नहीं सुना ना, तो यही नहीं है, बाकी सब हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपको लगा देना है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखिए जवाब हमारे बीच आ गया। कह रहे हैं सर कैनबरा होता है। बहुत बढ़िया, बधाई हो हमारी तरफ से, बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन्होंने भैया यहाँ पर आंसर दिया है ना, हम बता नहीं सकते, आपने बिल्कुल सही दिया है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हमने पूछा वियतनाम की राजधानी कौन सी? एक देश है वियतनाम, इसकी राजधानी बताइए कौन सी है। 32 नंबर में हमने पूछा है। 32 का आंसर भी हमारे बीच काफी लोगों ने दिया है। कह रहे हैं सर हनोई होता है। हाँ बहुत बढ़िया, हनोई है। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जबको सबको पता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ए नंबर। मौसम शब्द जो है ना, मानसून के अर्थ में इसका किस भाषा से लिया गया है ना? मौसम शब्द जो है ये मानसून के अर्थ में पूछा गया है। इनमें से किस भाषा संबंधित है? 33 नंबर बताएंगे। तो 33 नंबर जो आपका ये संबंधित है ना, ये आपका संबंधित किससे है? ये भी हमने आपको कई बार कराया है, अरबी भाषा संबंधित है। अरबी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारा पढ़ाने का मतलब ये होता है ना कि जितने लोग पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो और अच्छे समझ में आए। पढ़ाने को तो हम और भी कई तरीके पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ाओ जिससे आपको समझ में भी आए और थोड़ा मन भी लगे पढ़ने में कि हाँ सर अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे ना तो चीज़ें भी आपके लिए बेहतर होंगी। भारत की सबसे लंबी जो मुख्य भू तट रेखा है ना, इनमें से किस राज्य में है? तो देखिए सबसे लंबी भू तट रेखा पूछा गया, इनमें से किस राज्य में है? हालांकि हमने कई बार प्रश्न कराया है, ये सबसे लंबी गुजरात है। ठीक है, याद रखेंगे गुजरात यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के पश्चिम में बताइए कौन सा समुद्र स्थित है? चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा और यहां पर आंसर देना है कि भारत के पश्चिम में कौन सा आपका समुद्र स्थित है। भारत के पश्चिम में पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
बताइए किसका आंसर आ रहा है 35 का। देखिए भारत के पश्चिम में भाई अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। उत्तर में भैया क्या हिमालय पर्वत है। क्लियर हो गया। हमने क्या पूछा था पश्चिम में बताइए। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, यहां लिख दे रहे हैं। कल का मान लो दक्षिण में पूछ ले, दक्षिण में भैया आपका हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। याद हो गया ना, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये पूर्व का है, ये पूर्व का है बंगाल की खाड़ी, पूर्व की बंगाल खाड़ी है। और कौन सा रह गया? उत्तर, उत्तर में हिमालय पर्वत। उत्तर का लिख लो हिमालय पर्वत। कौन है? हिमालय पर्वत उत्तर में। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से हिमालय पर्वत क्या लिख दिए हैं, पेन भी नहीं चल रहा, हिमालय पर्वत ये है। क्लियर हो गया। अगला बताओ, भारत के इनमें से किस पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं ना? ब्लू माउंटेन बताइए कौन सी पहाड़ी को हम कहते हैं? 36 नंबर में जवाब देना है। 36 नंबर में दोस्तों याद रखेंगे, जो नीलगिरी पर्वत है ना, ये नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है, इसलिए आंसर लगा देना नीलगिरी की पहाड़ियां। विकल्प आपका क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू माने नीला होता है ना, और नीले यहाँ पर लिखा भी है, तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। सर जी आप करंट अफेयर्स क्लास बहुत अच्छी थी कल की। अच्छा अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाने लगे, हमने आपसे बोला भी था आराम से पढ़िए, करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे से आपको तैयार हम करवा देंगे। हमने कहा सांभर झील कहाँ पर स्थित है? 37 नंबर बताएंगे इसका आंसर क्या है। सांभर झील कहाँ पर है दोस्तों? तो आप कहेंगे ये तो राजस्थान में है ना, राजस्थान में सभी को मालूम है ना। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है ना, याद रखेंगे ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हमने कहा देवप्रयाग उत्तराखंड में, इनमें से बताइए कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? देखिए देवप्रयाग में इनमें से बताइए ना कौन सी नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। आपको यहाँ पर 38 नंबर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देवप्रयाग में देखिए आपको हमने बताया ये पंचप्रयाग है ना, इसमें कई सारी नदियां जो मिलती हैं, हालांकि अलकनंदा सभी में रहता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होता है ना, मिलते हैं, तो इसको देवप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा भागीरथी जो होते हैं ना, ये जब मिलती हैं तो देवप्रयाग में मतलब बनता है, देवप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा भागीरथी 38 का आपका डी नंबर सही है। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ एक बार चेक कर लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन इनमें से किस जिले में आपका स्थित है? आपको कमेंट करना है। चलिए कमेंट करिएगा यहाँ पर, दुलहस्ती पावर स्टेशन जो आपका है ना, ये बताना है आपको कि किस जिले में स्थित है ना, आपको कमेंट करना है। 39 का आंसर क्या होगा? 39 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं किश्तवाड़। देख लो सभी का आ रहा है किश्तवाड़, यहाँ पर क्या बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन एक तरीके से चिनाब नदी में है ये, और ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है आपका, किश्तवाड़ जिले में। हमने कहा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बताइए किस रूप में जाना जाता है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसको हम किस रूप में जानते हैं? किसी को मालूम है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मृदा होती है ना, उसे हम कहते हैं बांगर मृदा। कौन सी मृदा कहते हैं दोस्तों? बांगर मृदा कहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है, इनमें से बताइए कौन सी आपकी रोपड़ फसल नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सी रोपड़ फसल आपकी नहीं है। देखो रोपड़ फसल पहले जान लो है क्या। देखो ऐसी फसलें जिसे एक बार बोने के बाद काफी समय तक उपज प्राप्त किया जा सके, उनको हम रोपड़ फसलें कहते हैं। जैसे आपका काजू है, चाय है, कॉफी है, पिस्ता है, ये सब हमारी आती है, रोपड़ फसल में आती है। लेकिन यहां पर जो आपका ये लिख रखा है ना बाजरा, क्या लिख रखा है दोस्तों? बाजरा। बाजरा हमारा जो है ये हमारा रोपड़ फसल में नहीं आता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न बताइए कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। चलिए राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा कि पहली कपास मिल की जो सफलतापूर्वक स्थापना है किस भारतीय शहर में की गई थी ना? 42 आंसर बताएंगे। तो 42 का आपका आंसर क्या होगा? मुंबई, है ना। क्या है? मुंबई यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। गंगा नदी पर स्थित बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ना, ये प्रयागराज को कहां से कहां तक जोड़ता है? आपको यहां पर कमेंट करना है। गंगा नदी पर स्थित जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ना, ये प्रयागराज को दोस्तों हल्दिया, है ना, हल्दिया जोड़ता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आपका है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए इनमें से 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। कहाँ पर था? जैसा कि आप जानते हैं लिंगानुपात की हम बात करते हैं या हम साक्षरता की बात करते हैं, इनमें सबसे आगे केरल ही है। आंसर आपको सी नंबर लगा देना है। हमने पूछा इनमें से बताइए कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के
कच्छ के रण का कुछ हिस्सा आपका साझा करता है ना, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। आपको यहाँ पर 45 नंबर में बताना आंसर क्या होगा। 45 नंबर में अगर हम बात करेंगे, कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है, उस देश का नाम है दोस्तों क्या है, पाकिस्तान। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है भी, जिनका जिनका आंसर भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमने पूछा, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो है ना किस जिले में खोला गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। उत्तर प्रदेश का जो पहला ट्रैफिक पार्क है ना किस जिले में खोला गया है, 46 नंबर बताएंगे। तो ये खोला गया आपका प्रयागराज में। ऑप्शन क्या लगाएंगे, प्रयागराज। यहाँ पर क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से बताइए किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था, बताइए किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सभी पढ़ें और आगे बढ़ें, है ना। 47 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो 2011 को लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब लागू हुआ था दोस्तों, 2011 में लागू हुआ था। 47 नंबर का देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, देखो सभी का आंसर आ रहा है। काफी लोग 2010 लगा रहे थे, है ना। 2011 में लागू होता है ना, 2011 में। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया 2000 बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर देखिए, आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे, यहां पर आपको जवाब देना है। हाँ नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। ये भाई 2000, देखो कंफ्यूज मत होइए, ये यूपी का था ना, उत्तर प्रदेश का था। अगर भारत की बात करते हैं ना, भारत में जो लागू हुआ था वो 2010 में पूरी तरीके से, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो लागू किया था वो 2011 में। अगला बताएंगे, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र जो है गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था ना। बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं ये आपको बनारस अखबार था, जो कि काफी लोग आंसर आ चुका है। वित्त मंत्रालय के अधीन बताइए एक विधि प्रवर्तन संस्था जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। बताइए 49 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे। 49 नंबर का आपका आंसर होगा आयकर जांच महानिदेशालय। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, पहला ही विकल्प आपका सही है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में ना, ये कहां पर स्थित है, आपको कमेंट करना है। 50 का आंसर बताइए क्या होगा। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है ना, ये कहां पर स्थित है, आपको यहां पर कमेंट करना है, जवाब देना है सभी को। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा भैया, इसका आंसर क्या लगाएं। एक लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके चैनल के मैं थंबनेल एडिटर और पीपीटी मेकर के रूप में काम करना चाहता हूं, आपकी कंटेंट की सीटीआर बढ़ाना चाहता हूं, तो बताइए। फास्ट डिलीवरी 20 मिनट में तैयार। अरे भैया हम सभी कुछ कर लेते हैं, थंबनेल भी बना लेते हैं, सब कुछ हम ही कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में ना, ये कहाँ पर स्थित है, 50 नंबर बताएंगे। 50 नंबर कह रहे हैं, डी नंबर लगा दीजिए, लखनऊ। देख लो सभी का आंसर आ रहा है डी। अगला प्रश्न हमने पूछा, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है ना, उसमें मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, 51 नंबर बताएंगे। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है ना, इसमें शामिल है। 51 का आंसर क्या होगा। 51 का आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, राजस्व बजट। कौन सा है, राजस्व बजट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। प्राथमिक क्षेत्र का इनमें से एक उदाहरण कौन सा है, 52 नंबर का आपको यहाँ पर कमेंट करना है। चलिए 52 नंबर का सभी लोग कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। 52 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा दुग्धालय। क्या है, दुग्धालय यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला बताइए, जीडीपी की वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था का सूचक है ना। जीडीपी का देखो फुल फॉर्म आपसे पूछा है, कुल मिला के आपको क्या करना है, जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है सभी को, ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक सूचक होता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में, याद रखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जीडीपी को हिंदी में। अगर हम क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है, तो आप कहेंगे चाय के बारे में सबको पता है, ये कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सबको पता होगा, असम।
पुलिस कमिश्नर आमतौर पर केवल किसके लिए नियुक्त किया जाता है? तो ये पुलिस कमिश्नर जो आपका है ना, ये जो बड़े बड़े हमारे शहर होते हैं ना, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहीं पे होता है लागू। इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है, ये भी हमने आपको कई बार बताया है। इसमें दो कंडीशन है, या तो 3 वर्ष पूरा हो जाए या फिर आपकी 70 वर्ष। तो इसमें 3 वर्ष 70 वर्ष में एक ही ऑप्शन दे रखा है, हम 70 वाला ऑप्शन को लगा देंगे। क्लियर है? अगला बताइए, इनमें से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जिलेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है ना? बताइए कौन सा करता है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। 57 का आंसर क्या होगा? तो 57 नंबर में दोस्तों आपको पता होगा ITBP पढ़ा है ना, भारतीय तिब्बत सीमा जो पुलिस बल होती है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया, एक सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश में बोला गया। हाँ ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका दोस्तों कौन सा है? ये ए नंबर हो जाएगा ना, इंडो तिब्बत हाँ सीमा पुलिस बल जो आपका है, ITBP जो होता है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मई 2025 में बताएंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नए आपके कौन बने हैं भाई? उप प्रमुख। ये भारतीय वायुसेना के बने, मई 2025 में बने हैं। उनको आपके बारे में उनको बताना है कि कौन से पदभार इनको दिया गया है, कौन से ग्रहण किए हैं, आपको कमेंट करना, उनका नाम क्या है। उप प्रमुख के रूप में जो पदभार ग्रहण किए उनका नाम क्या है? भारतीय वायुसेना के हैं। 58 नंबर में हमने पूछा है, तो आप कहेंगे उनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्या नाम है दोस्तों? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 58 नंबर का बी देख लो, सभी का आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को हम क्या कहते हैं? किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में जो गति होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? आपको 59 नंबर का जवाब देना है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेग कहते हैं। वेग, वेग, बल, समवेग, ये सब हमारी क्या होती है? सदिश राशियां होती हैं। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होता है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? आपको कमेंट करना है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? ये मैंग्रोव के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे ये जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये उत्तरी अंडमान में पाए जाते हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है वो हमारा 10 डिग्री का चैनल है जो इनको अलग करता है, ये सबको पता है। मृत जीवों और जानवरों को जो खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको हम किस नाम से जानते हैं? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम किस नाम से जानते हैं? 61 नंबर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। उन्हें हमने आपको कई बार बताया दोस्तों, उनको हम कहते हैं अपघटन करने वाले। क्या कहते हैं? अपघटन करने वाले कहते हैं, कई बार हमने आपको बताया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपघटन करने वाले। 61 नंबर का डी नंबर देख लो, सभी का आ रहा है। हमने कहा है मई, यहाँ पर मई नहीं, अभी 62 नंबर है। 62 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, बताइए कौन सा नहीं है। 62 नंबर देखिए, 62 नंबर में आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है कह रहे हैं। हाँ 62 का ए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। बाकी हमारे देखो विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये एक तरीके से वेब ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आपका है ना, इसका जो 123वां सदस्य देश बना है वो कौन सा देश बना है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां नंबर का जो देश बना है वो कौन सा देश बना है? आपको कमेंट करना है। उस देश का नाम है दोस्तों अपना, कौन सा देश है बताओ? यहाँ पर 63 नंबर में पूछा गया है। हाँ उस देश का नाम है अंगोला। क्या नाम है दोस्तों? अंगोला है। हाँ याद रखेंगे। और पेरू की राजधानी लीमा है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, ये आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे? आपको लगाना है अंगोला, याद रखेंगे अंगोला। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो आपका ये मुख्यालय है, किसी को मालूम है? एक बार कमेंट कर दो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर? इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? किसी को मालूम है? पेपर में एक बार पूछा गया था। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे गुरुग्राम भारत में है। तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? भारत में। ये चीज आपको, बहुत बड़ी चीज आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। गुरुग्राम हरियाणा में है। इसको क्या बोलेंगे? भारत में ही तो है। अगला प्रश्न बताएंगे, सोशल मीडिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है?
देखिए सोशल मीडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि पहला विकल्प लिखा है, सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से संचार और अंतःक्रिया को सक्षम बनाता है। बात तो सही है। सोशल मीडिया भैया एक प्रकार की ईमेल सेवा है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ईमेल सेवा सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आती है। सोशल मीडिया एक डिजिटल तकनीक होती है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऐसा हम यहाँ पर जो इन्होंने लिख रखा है ना, ईमेल सेवा, ये सरासर इन्होंने गलत बात बोली है। बाकी सब हमारे सही हैं। इंस्टाग्राम आप जानते ही होंगे, सोशल मीडिया के एक उदाहरण भी है, और ट्विटर भी हमारा सोशल मीडिया कहीं ना कहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारी सही थी। ऑप्शन नंबर बी क्या था, यहाँ पर गलत लिखा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। देखिए बहुत सारे आपका यूट्यूब भी कह सकते हो, सोशल मीडिया है ना, ये सब इनके यूज ही तो हैं। कौन सा बताइए सामाजिक माध्यम नहीं है? देखिए सामाजिक माध्यम कौन सा नहीं है, तो आप सामाजिक माध्यम की अगर हम बात करेंगे, जैसे सामाजिक माध्यम की बात करते हैं तो आप कहेंगे जैसे ट्विटर वगैरह, हम इससे कोई ना कोई मतलब एक सोशल साइट कह सकते हैं, इसको हम अपनी खबर पहुंचा सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी। लेकिन टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता, टेलीविज़न में जो दिखाया जाता है वही हम देख पाते हैं, तो ये हमारा सामाजिक माध्यम नहीं है। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर बताइएगा, जहाज पानी पर तैरते हैं, ठीक है, जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का जो श्रेय है ना, किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, आपको उनका नाम बताना है। किस वैज्ञानिक को देते हैं आपको बताना, यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 66 नंबर में आपसे पूछा गया उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। उनका नाम था दोस्तों, याद रखेंगे, आर्किमिडीज, याद रखेंगे आर्किमिडीज नाम था। विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। उस तापमान को हम क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे। चलिए नमस्ते नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते है ना। जो लोग बाद में आए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर प्रश्न बताइए 67 का आंसर क्या होगा। हमने पूछा है उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। 67 का आंसर आ चुका है। उसे हम कहते हैं कौन सा? क्वथनांक कहते हैं। देखो क्वथनांक आ रहा है, हाँ क्वथनांक होता है इस ताप पर द्रव हमारा क्या उबलना शुरू कर देता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? 68 नंबर बताएंगे। ये भी हमने कई बार बताया, विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई आपकी होती है ना, वो किलोवाट घंटा होती है ना, कई बार बताया है। किलोवाट घंटा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से बताइए क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। देखिए धातुएं और अधातुएं आपने पढ़ा होगा, तो अधातुओं के बारे में पूछा गया। अधातुएं होती क्या है? हमारी नॉन मेटल होती है, जिनमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है एक तरीके से, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब हमारी अधातुओं में आती है। बताइए इनका भौतिक गुण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये वाला बताना है 69 नंबर में। तो जैसा कि इसमें आप देखेंगे अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं, ये धातुओं की तरह कठोर नहीं होती, भंगुर होती है ना, ये सब आप तो जानते ही हैं। ये केवल ठोस अवस्था में होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा भौतिक गुण नहीं है, आघात, वर्तन, तन्यता, उष्मा की कुचालक, ये तो सब आपके सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते, है ना। बहुत सारी धातुएं हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में, तो आप ये नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए वह एकमात्र अधातु कौन सी है। देखो अब ये अधातु है ना, अब तो ये लिक्विड फॉर्म की बात आ गई, कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है ना, एक अधातु है, तो हम इसलिए नहीं कह सकते थे कि ठोस में ही हमेशा होती है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो आप कहेंगे वो ब्रोमीन है। देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या, ब्रोमीन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है 70 का बी, 70 का बी देख लेते हैं, सभी का आंसर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 70 का बी होगा। अगला बताइए इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम जो है ना प्रोटीन का विखंडन करता है। बताइए कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। 71 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना, प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है ना, पेप्सिन लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से बताइए किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है। किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? 72 नंबर बताएंगे। तो 72 नंबर में आपका आंसर क्या होगा, मेढक। मेढक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 कोष्ठी हृदय होता है। 3 कोष्ठी हृदय का मतलब इसमें आपके क्या है, 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है ना। ये एक उभयचर वर्ग के संबंधित जीव होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 3 कक्षी हृदय पाया जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 2 अलिंद और 1 निलय। अगला प्रश्न बताइए कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम जानते हैं ना। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि हम कहते हैं, किसको कहते हैं, सभी को पता होगा, ये पिट्यूरी ग्रंथि है ना, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अच्छा पिट्यूरी ग्रंथि को ही तो हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड लिख रखा है इन्होंने, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर हम तो पीयूष पढ़े थे,
पीयूष ग्रंथि कहो या पिट्यूरी कहो, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कुष्ठ रोग को किस नाम जाना जाता है? 74 नंबर में आपको बताना है। कुष्ठ रोग के बारे में पूछा गया है। तो कुष्ठ रोग जो होता है एक संचारणशील रोग होता है ना, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हाइनसेन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइनसेन रोग कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? 75 बताएंगे। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट करना है। तो इसका मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो है बीओडी, इनमें से बताइए किसकी माप करता है? आपको 76 नंबर में कमेंट करना है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो बीओडी है ना, किसकी माप करता है? किसी को पता है? कमेंट करिए। ये जो माप करता है ना, ये करता है जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई जो ऑक्सीजन की जो होती है ना, उसी को मापता है। ये याद रखेंगे। विकल्प आपका क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बीओडी मतलब बायो, हाँ, ऑक्सीजन डिमांड होता है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीओडी का मतलब होता है हाँ रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बिल्कुल सही है। हमने कहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 ये कहां पर आयोजित किया गया था? आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये COP30 कहां आयोजित किया जाएगा? 77 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा कहां पर? आपको मालूम होगा बेलेम। बेलेम कहां पड़ता है? ब्राजील में। बेलेम ब्राजील यहाँ पे क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर क्या है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। हाँ, एक सेकेंड, कुछ कट रहा है क्या? सब तो सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर क्या है आपसे पूछा गया है। 78 नंबर बताइए। 78 नंबर का जवाब यहां पे हो जाएगा ये आपका क्या? निवल। निवल अप्रत्यक्ष कर। देखिए बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में जो मूलभूत अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। निवल अप्रत्यक्ष कर याद रखेंगे। हाँ, अप्रत्यक्ष कर नहीं, उसे हम बोलते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा? आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, निवल अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? सरकार को जो प्राप्त जो कुल अप्रत्यक्ष कर होते हैं ना, जैसे GST हो गया, सीमा शुल्क हो गया ना, तो सरकार के द्वारा दी गई जो आर्थिक सहायता जो होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में कौन शामिल है ना, ये आपको बताना है। 79 नंबर में बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो आप कहेंगे इसमें शामिल है आपका ताड़ का वृक्ष शामिल है क्या? देख लो आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है, 79 नंबर पूछा गया है। देखिए इसके प्रतीक चिन्ह में भैया बाघ और ताड़ का पेड़ शामिल है ना। बाघ और क्या है? बाघ और आपका ताड़ का पेड़ शामिल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको कमेंट करना है। जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? 80 नंबर बताएंगे। 80 नंबर में क्या होगा? निर्यात दोस्तों इसमें क्या होता है? सस्ता हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है? जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात क्या है? आयात आपका बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के जो बीच का जो अंतर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? 81 नंबर बताएंगे। उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हमारा क्या होता है? राजकोषीय जो घाटा हमारा होता है ना, याद रखेंगे राजकोषीय घाटा। जो राजकोषीय घाटा हमारा होता है ये हमारा होता है राजस्व माइनस व्यय। कुल राजस्व माइनस कुल व्यय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बताइएगा IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसके आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो इसको करना चाहिए फ्री ऑन बोर्ड, है ना। फ्री ऑन बोर्ड कहां लिखा हुआ है? फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है फ्री। क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? फ्री ऑन बोर्ड। क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड होता है, इसका मतलब याद रखेंगे फ्री ऑन बोर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रतिवर्ष बताइए मानव विकास रिपोर्ट जो है आपका है ना, ये HDR ये प्रकाशित की जाती है ना, किसके द्वारा की जाती है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। 83 नंबर का सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा। चलिए सभी लोग 83 नंबर का जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या लगाएंगे? 83 का। तो 83 में आपका आंसर क्या होगा? ये संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम आप है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? UNDP कहते हैं। क्या कहते हैं? UNDP कहते हैं ना।
तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया। प्रतिवर्ष जो आपका है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की जाती है, कई बार हमने आपको बताया है। इनमें से बताइए क्या राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको ये कमेंट करना है। 84 का आंसर क्या होगा। तो 84 में अगर आप देख रहे होंगे जो केंद्रीय हमारा उत्पाद शुल्क होता है ना, केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क होता है ये आपका नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर की बात हो रही है। राज्य में भाई केंद्र कहाँ से आ जाएगा। बाकी लॉटरी, सट्टेबाजी, जुआ, बिक्री कर, विलासिता कर, ये सब हमारे राज्य स्तर पर ही आते हैं। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है, किसी को मालूम है, एक बार कमेंट कर दो। 85 का आंसर क्या होगा। देश राजधानी भी आपके टॉपिक में दिया गया है, इससे भी आपके प्रश्न आएंगे। देश राजधानी से भी प्रश्न आने, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है, किसी को मालूम है। 85 का आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे जागरेब है क्या। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला बताइए विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाते हैं। आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए डे और दिवस का भी टॉपिक में आपका मेंशन है, तो इसके भी प्रश्न आपके आएंगे ना, इसके भी प्रश्न आएंगे, तो आपको ये भी पढ़ना है। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करना है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, है ना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते, है ना। बताइए अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए विश्व फार्मासिस्ट जो दिवस है कब मनाया जाता है। 86 नंबर बताएंगे। 86 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 25 सितंबर को मनाते हैं। देख लो सभी कह रहे हैं 25 दिसंबर को। देखिए 22 मार्च को आपको पता ही है विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं ना, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार, ये सब आपको मालूम था। एनिमल फार्म एक पुस्तक किसने लिखी है ना, 87 नंबर बताएंगे। इसका आंसर क्या है। एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी है, 87 नंबर का जवाब क्या होगा। तो ये लिखी है आपकी 87 नंबर का सी है, जॉर्ज ऑरवेल। क्या नाम है उनका, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई, चीज को ध्यान रखेंगे। सोल्जरिंग विद डिग्निटी लिखा है ना, निम्नलिखित में से बताइए किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। 88 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 88 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। याद रखेंगे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था, आपको बताना है। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था। नमस्ते सर जी, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 89 का जवाब देना है। तो ये शुरू किया गया था आपका स्टैंड अप इंडिया योजना। कौन सी है, स्टैंड अप योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना। याद रखेंगे विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है 89 का। देखो योजनाओं से प्रश्न बहुत आते हैं पेपर में, है ना, और योजनाएं सबको याद नहीं रहती हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आपको योजनाओं वाले प्रश्न आपको हर हाल पे अच्छे से पढ़ लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये 2016 में शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। व्यापक परमाणु परीक्षण आपका प्रतिबंध जो संधि है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 90 नंबर बताएंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है दोस्तों, याद रखेंगे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए हाँ ना, सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। देखो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध क्या, यही तो होगा ना कि आप मतलब नागरिक और सैन्य दोनों देशों मतलब उद्देश्यों के लिए आप क्या करें, विस्फोट पर प्रतिबंध लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी छोड़ दोगे, ये आपका उद्देश्य है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जानते हैं ना, 91 नंबर बताएंगे। हालांकि बहुत बार हमने प्रश्न कराया है, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। बताइए यहाँ पर भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जानते हैं। 91 का आंसर क्या होगा। उनका नाम है होमी भाभा। क्या नाम है, होमी भाभा एक परमाणु भौतिक विज्ञानी थे, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइंटिस्ट थे आपके। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताएंगे इनमें से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है ना, सबसे छोटा पड़ोसी देश के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा है, किसी को मालूम है। ये आपका मालदीव है क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओबरा थर्मल पावर जो केंद्र है ना, इनमें से बताइए किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। ओबरा की हम बात करेंगे ना, ये किया गया है आपका सोवियत रूस से, सोवियत रूस। देख लो सभी कह रहे हैं 93 का ए नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हमने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का जो संकेतक है सुलह कुल, ये सुलह कुल जो महोत्सव आपका होता है ना, ये कहाँ पर मनाया जाता है, किसी को मालूम है एक बार कमेंट कर दो।
हिंदू मुस्लिम एकता का जो संकेतक है आपका सुलह कुल है, ये महोत्सव है, कहाँ पर होता है? 94 में। आप कहेंगे सर ये तो आगरा में होता है ना, बिल्कुल सही है, बटेश्वर मेला भी आगरा में होता है, बहुत सारी चीजें आगरा में होती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखो सुलह कुल का जो विचार है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा पेश किया गया था, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। वुमेन इन सिनेमा पहल के अंतर्गत किस भारतीय अभिनेत्री को कांस 2025 में सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? वुमेन इन सिनेमा पहल के अंतर्गत किस भारतीय अभिनेत्री को कांस 2025 में सम्मानित किया गया है? 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर आपका हो जाएगा जैकलिन फर्नांडीज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। सर जी हम मालदीव में गए थे स्टोर कीपर में, चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा है कि माउंटेन वेस्ट, यहां पर देखिए 96 नंबर में पूछा है, आपको कमेंट करना है माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में, है ना, बताइए भारतीय एथलीट ने महिलाओं के 60 फुट इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपका तोड़ दिया है किसने? कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर ने तोड़ दिया, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है। सितंबर 2025 में बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आपको कमेंट करना है, बताइए 2023 का भैया किसे दिया गया है सितंबर 2025 में? 97 की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे मोहनलाल विश्वनाथन नायर को दिया गया है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? हाँ, इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, ठीक है। 2025 में अगर 23 की बात करेंगे तो मोहनलाल को मिला है, मोहनलाल विश्वनाथन नायर। अगला बताइए यूपीएसआरएलएम ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए जो प्रावधान किया है, कितने रुपए का प्रावधान किया आपको यहाँ पर बताना। 98 का आंसर क्या होगा? देखो उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आपका है ना, उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, UPSRLM, इसमें जो आपका किया गया है, ये आपका किया गया 2250 रुपया है, याद रखेंगे 2250 रुपया का प्रावधान किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के कृषि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। आत्मनिर्भर भारत के कृषि सुधार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना। क्या है उद्देश्य? किसानों की आय बढ़ाना। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है, किसानों की भैया आय बढ़ाना। देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है ना? अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बढ़ाने वाली योजना कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बढ़ाने वाली योजना कौन सी है? यहाँ पर देखिए 100 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बढ़ाने वाली जो योजना है वो कौन सी है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बढ़ाने वाली जो योजना आपकी है कौन सी है? ये आपकी है PLI फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। PLI फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके तहत मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे? PLI फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सर क्या होगा? ऋग्वेद के स्रोतों को यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है? पहले नंबर का जवाब देना है। कह रहे हैं सूक्त कहते हैं, याद रखेंगे। ए नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है ए नंबर। हाँ, एक नंबर देख लो भैया, सभी का आ रहा। राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को राधे राधे। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना, इनमें से बताइए कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द आपका सामान्यतया एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, जिसे हम बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं। आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए, सेकंड नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सेकंड नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ पर काफी लोगों का जवाब आ गया है। काफी लोग मतलब सही जवाब भी दे रहे हैं। सेकंड नंबर कह रहे हैं सर जी यहाँ पर क्या है? क्यों काफी लोग आंसर गलत क्यों लगा रहे हो भैया? आए बौद्ध जो आपके लिखा है ना, बौद्ध यहाँ पे क्या लिखा? बौद्ध मठ को इसमें बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो क्या होगा? स्तूप लगा रहे हैं बहुत लोग, देख रहे हैं स्तूप लगा रहे हैं। बौद्ध जो आपका है ना, इनको हम विहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार। विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। देख लो काफी लोग बी नंबर लगाए हैं, है ना? बी नंबर तो काफी लोग आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हमने पूछा कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। आप सभी को पता है कौटिल्य जिनको हम क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य, चाणक्य कहते हैं। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं का बड़ा योगदान था, इन्हीं का बड़ा योगदान था। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपके बने थे मतलब मौर्य वंश संस्थापक थे, इन्हीं का योगदान था। तो सिंपल सी बात है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख लीजिए 3 नंबर का बी नंबर सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर में आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। हमने कहा भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में सबसे, यहाँ पर लिखा पर्वों में से छठा पर्व कौन सा जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। बताइए इनमें से कौन सा था जिसमें भगवत गीता का क्या वर्णन है। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर में आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 4 नंबर का भी जवाब हमारे बीच आ गया है। कह रहे हैं भीष्म पर्व। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है, बिल्कुल याद रखेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत में 4 उप पर्व हैं जिसमें से आपके 112 अध्याय भी हैं। यहाँ पर भीष्म पर्व यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 5 नंबर में देखिए हमने आपसे पूछा, आपको यहाँ पर कमेंट करना है कंदरिया महादेव मंदिर जो है ना किस समूह से संबंधित है। आपको देखिए 5 नंबर बताना है। तो देखिए खजुराहो के जो मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ जो आपका मंदिर है ना वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो भैया सभी का आंसर आ रहा है क्या। अगर जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए हमने आपसे पूछा है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। अब देखिए दास वंश को आप जानते होंगे गुलाम वंश कहते हैं। दास वंश क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं। इन्हीं को गुलाम वंश कहते हैं, इन्हीं को दास वंश कहते हैं, इन्हीं को मामलुक वंश कहते हैं। आप कहेंगे सर जी 3 नाम बता दिए, तीनों का मतलब एक ही है। मामलुक वंश, दास वंश, गुलाम वंश, तीनों का मतलब एक ही है। पेपर में पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जो मोहम्मद गौरी के भैया गुलाम थे, जो मोहम्मद गौरी के भैया कौन थे? गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के भैया कौन थे? गुलाम थे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हमने यहां पर पूछा है, आपके सामने आ गया है प्रश्न नंबर 7। पूछा गया है कि विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। हमने कहा विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, 7 नंबर बताएंगे। तो आप कहेंगे इसके जो संस्थापक थे ना उनका नाम था रामानुजाचार्य। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। देखिए अभी तक 86 लोगों ने 86 लोगों ने वोट किया है और इसमें वोटिंग में देख लो भैया आंसर कौन सा लगाए हो, एक बार चेक कर लो सभी लोग। अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? 8 नंबर बताएंगे। 8 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? कह रहे हैं अकबर ने बनाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। इन्होंने भैया 1571 से लेकर 1585 तक बनाए रखा था अकबर ने। याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी को, ये 1571 से लेकर 1585 तक राजधानी बना रखे थे। याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी को, ये भी आपको याद रखना है। हमने पूछा गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका दूसरा नाम है बुलंद दरवाजा। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो भैया सभी का आंसर आ रहा है क्या। अगर सभी का आंसर आ रहा है तो समझ लो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आपको जवाब देना है कि भारत में जो फोर्ट विलियम है ना ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। बताइए भारत में जो फोर्ट विलियम आपका है किस नदी किनारे पर स्थित है। हमने आपसे पूछा है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है। और 10 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं हुगली नदी किनारे पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में है। कोलकाता में है आपका ये हुगली नदी किनारे पर बना हुआ एक किला है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। भारत में बताइए पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत जो है ये किसने शुरू किया था, उनका आपको नाम बताना है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था? 11 नंबर में हमने पूछा है, तो आप कहेंगे उनका नाम था राजा
राम मोहन राय, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या? राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। देखिए जो लोग बाद में आए हैं या अभी अभी आए हैं जस्ट, है ना, वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, उनको हमने याद दिला दिया है, वीडियो को लाइक भी करना है। चलो अगला प्रश्न बताइए, 12 नंबर में क्या होगा? 12 नंबर में हमने आपसे पूछा है, और ये जो हमने पोल में एक प्रश्न दे रखा है ना, इसको भी आंसर बताइए कौन सा सही है। बताइए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 12 नंबर बताएंगे। आप कहेंगे ये तो किया था बेगम हजरत महल ने किया था, सबको पता है। विकल्प नंबर लगा दीजिए बी नंबर। देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका है। कानपुर में भैया, हाँ बिल्कुल, लखनऊ से थी ना बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमने पूछा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह और वैध बनाने के लिए वर्ष में कौन से वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका पारित किया गया था? यहाँ पर देखिए 13 नंबर में आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिए, 13 नंबर का जवाब क्या लगाएंगे, है ना। देखिए 13 नंबर में आपको कमेंट करना, आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, 13 नंबर का जवाब क्या होगा। और 13 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है 1856। देख लो सभी का आ रहा है, हाँ 13 का डी, हाँ बिल्कुल सही है। चलो अच्छी बात है, आप सभी का जवाब सही आ रहा है। हमने पूछा है स्वदेशी जो आंदोलन है ना, इसकी औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 14 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब क्या होगा। 14 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा होती है ये 7 अगस्त 1905 को होती है, क्योंकि 19 जुलाई या 20 जुलाई जो भी कहिए, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की एक तरीके से मान लो शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हमने कहा इनमें से बताइए कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1923 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, सभी को पता है। और ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था, इसलिए आंसर लगाएंगे CR दास, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हड़प नीति जिसको हम व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, इनमें से बताइए किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? कई बार हमने प्रश्न कराया ये, आज ये कोई प्रश्न हम पहली बार नहीं करा रहे हैं, बहुत बार कराए हैं। हड़प नीति के बारे में जब हम पूछते हैं ना, तो आप कहते हैं सर ये सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर आपका है। 17 नंबर में देखिए हमने आपसे पूछा, आपको कमेंट करना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? बताइए किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? आपको यहाँ पर बताना आंसर क्या होगा। तो ये था आपका दोस्तों, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सभी को पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, सभी को पता है कह रहे हैं। चलिए कमेंट करते रहिए। हमने कहा इनमें से बताइए कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद नंबर 18 है। आप सब लोग जानते ही हैं कि अनुच्छेद नंबर 23 और 24 हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। गिरफ्तारी का संरक्षण में अधिकार आपका अनुच्छेद नंबर 22 देता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हम अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में पढ़ते हैं। और अस्पृश्यता जो होता है, छुआछूत जो होता है ना, उसका अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 19 नंबर में बताएंगे इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 में आपका शामिल है? अनुच्छेद नंबर 16 में बताइए क्या कहता है। देखिए अभी आपने बताया उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18, ये हो नहीं सकता है। ये अभी हमने जस्ट आपको चर्चा किया 17, ये भी नहीं हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, आप जवाब इसमें कौन सा लगाएंगे? अब आप इसमें लगाएंगे, देखो यहाँ पर देखो, ये तो अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समक्ष, ये भी नहीं होगा। जब 3 होंगे नहीं तो हमारी मजबूरी है ऑप्शन नंबर A के साथ जाने की। इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर A के साथ, जो कि काफी लोगों का जवाब यहाँ पे आ गया है 19 नंबर का A, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए यहाँ पर 20 नंबर का बताइए। 20 नंबर में पूछा गया, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है ना, तो बताइए आरोप लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है 20 नंबर में क्या होगा।
तो इस पर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जाता है, चलाया जाता है, इसकी प्रक्रिया आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर। और ये आपको मालूम है ना, संसद के किसी भी सदन से, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल लोकसभा से ही, कोई धन विधेयक तो है नहीं केवल लोकसभा से ही होगा, मतलब ये किसी भी सदन से आप शुरू कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। हमने कहा इनमें से बताइए कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता कौन सी नहीं है। देखो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या मान लो राज्यपाल बनना है। इन तीनों में से अगर मान लीजिए कुछ भी बनने की अगर है तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए और 35 वर्ष की उम्र जो है ना, 35 वर्ष की उम्र से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। इससे कम अगर होगा तो आप नहीं बन सकते हो। तो 21 नंबर में हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या लिखा है, पहली बात तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो सिंपल सी बात है ये वाला ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा, है ना, बाकी सब करेंगे, ये वाले सब हैं। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। हमारे भी देखिए काफी लोगों का जवाब आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। और यहां पर देख सकते हैं, हाँ यहां पर देख सकते हैं हमने पूछा है, करीब 126 लोगों ने वोटिंग किया है। 126 लोगों में भैया आंसर जा रहे हैं 39 लोग सिर्फ सही बताए हैं। 39 लोग कह रहे हैं, 24 लोग कह रहे हैं कानपुर है, आगरा में कह रहे हैं भैया 27 लोग कह रहे हैं, है ना। अब आप देख लीजिए ना कि इतने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग आंसर सही हुआ है। इसीलिए पोल कराना जरूरी, हम पोल कराएंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी वाकई में कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। बताइए भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। 22 नंबर बताएंगे, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको हम जीवी मावलंकर कहते हैं, याद रखेंगे। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया, आपको कमेंट करना है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में, देखो अभी हम राज्यपाल के बारे में बता रहे थे, राष्ट्रपति के बारे में बताया, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, और हमने ये भी बताया था कि इनकी जो न्यूनतम आयु सीमा होती है कितनी होनी चाहिए, अभी हमने चर्चा किया था, यह तक नहीं किया था। प्रश्न आ गया 23 नंबर में 35 वर्ष हमने बताया था। 23 नंबर सर मेरा सही है, बहुत बढ़िया, बधाई हो, है ना। अब नाम तो लिख के नहीं आ रहा, अब बताना सही कितने लोगों का, अभी हम नाम काउंटिंग करेंगे ना उसमें लास्ट में, तो पता चलेगा कितने लोगों ने सही बताया है। आप सब पकड़ में आ जाएगा सबका, है ना, तो टेंशन न लो, अभी हम लास्ट में पूछेंगे। 24 नंबर बताइए इसका आंसर क्या है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है। बताइए इसका आंसर क्या है। 24 नंबर का क्या होगा। 24 नंबर में कह रहे हैं चुनाव आयोग। बड़ा सिंपल सा जवाब है, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। संविधान में बताइए कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। बताइए इसमें कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है। आप कहेंगे 25 नंबर का सर आंसर लगा दीजिए, अनुच्छेद नंबर 243 का बी। देख लो सभी का आंसर आ रहा है 243 का बी। सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, अभी लास्ट में सब चर्चाएं होंगी, सबका पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लास्ट में होगा। क्लियर रखिए, अभी पढ़िए, अभी कमेंट करिए सिर्फ क्वेश्चन पे, अभी सिर्फ पढ़ाई फोकस करना है। और अगला प्रश्न हमने पूछा है भारतीय संविधान का बताइए कौन संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। ये जो हमने प्रश्न दिया है पोल में, ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है मैं आसमान से उठा के लाया हूँ, ये मॉडल पेपर में हम करा चुके हैं, अपने प्रैक्टिस सेट का ही उठाया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से दूसरी जगह से लाए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के, अरे संपत्ति वाला अधिकार कितनी बार पूछोगे, है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको हटा दिया गया है, सबको पता है। सत्यमेव जयते उद्धरण लिखा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, सबको पता है। ये उद्धरण कहाँ से लिया गया है, आपको याद रखना है, प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है। ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया, बहुत बार पेपर में आया है। अगला प्रश्न बताएंगे भूपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भूपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है। आपको 28 नंबर का जवाब देना है, और वो सबसे जो पाई जाती है ना उसका नाम है, धातु का नाम एल्यूमिनियम। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, एल्यूमिनियम वाले भैया देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या। अगर आपका एल्यूमिनियम आ रहा है ना तो समझ लो बधाई है हमारी तरफ से, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। हमने यहाँ पर पूछा है कि सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के
लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? आपको कमेंट करना है कि सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? आपको 29 नंबर का जवाब देना है। 29 नंबर कह रहे हैं, यहाँ पर लगा दीजिए स्ट्रोम्बोली। देख लो भैया, सभी कह रहा है स्ट्रोम्बोली। 29 नंबर का बी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। याद रखेंगे, बड़ा अजीब है लेकिन आप इतना याद रखो, स्ट्रोम्बोली, बस हो गया। इनमें से बताइए कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? बताइए कौन सा हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं था? प्राचीन महाद्वीप है, कौन सा नहीं हिस्सा था? आप कहेंगे 30 नंबर में लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस नहीं था, बाकी ऑस्ट्रेलिया था, भारत था और साउथ अफ्रीका, ये सब हमारे गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। फ्रांस नहीं था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 31 नंबर में बताइए पनामा नहर इनमें से बताइए किस क्षेत्र में स्थित है? आपको कमेंट करना है। 31 का आंसर क्या होगा? पनामा नहर इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? 31 नंबर बताइए। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित एक मानव निर्मित नहर है। यह नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आंसर क्या लगाएंगे? मध्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कई बार हमने बताया है, जल्दी से बताइए 32 का आंसर क्या होगा? ये वाला प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। डेनमार्क जो है ना, ये राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ये प्रश्न कोई हम पहली बार नहीं करा रहे, 32 नंबर बहुत बार कराए हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, कई मॉडल पेपर, कई प्रैक्टिस सेट। देखो 32 कैनबरा लगा रहे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मतलब हमको लग रहा है अब आप लोगों के लिए कैसे, मतलब क्या मतलब ऑफलाइन होते ना, सही कह रहे हैं, डंडा एक रखते पिटाई करने के लिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, चिल्ला चिल्ला के बताया कैनबरा लगा रहे, देख रहे हो? मतलब कमाल कर देते हो कभी कभी। ये कोपेनहेगन की भैया, कोपेनहेगन कैसे कहें, कसम खा कहें भैया तभी मानोगे। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कसम से कह रहे हैं तब मानोगे। चलो पेपर में गलत मत करना, बहुत बार पेपर में आया है। पश्चिमी यूरोप में बताइए डागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? डागर बैंक हमने पूछा है, 33 का आंसर बताइए। डागर बैंक यहाँ पर क्या होगा? कह रहे हैं डागर बैंक उत्तरी सागर में सबसे बड़ा सैंड बैंक है। याद रखो, ये मछली पकड़ने का क्षेत्र, अच्छा मछली पकड़ने का है। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, मछली पकड़ने का जो क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है डागर बैंक। अब ये कोई बैंक के नाम से पैसा वाला मत समझ लेना कि यहाँ कोई पैसा वगैरह है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है, इनमें से बताइए किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? बताइए चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। 34 नंबर हमने पूछा है, तो कह रहे हैं सिक्किम लगा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिक्किम। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, आंसर हम देखते रहते हैं। हाँ 33 नंबर का, 34 नंबर का ए, देख रहे हो 34 नंबर का ए, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से बताइए कौन सा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार की हमने ट्रिक आपको बताई थी, याद है कि नहीं याद है? अनामिम करके बताया था, अनामिम, ये ट्रिक बताई थी अनामिम करके, म्यांमार का है ये, कि नाम याद रखो अनामिम, है ना। अब आप आंसर पता कर लो कौन सा है। अब आप कहेंगे आ से होता है, कौन सा होता है भैया? आ से होता है साझा नहीं करता है। अब इसमें आ से बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। असम तो नहीं करता, पहली बात तो याद रखो, ठीक है ना। असम नहीं करता है। इसमें कौन सा करता है? आ से अरुणाचल प्रदेश। देखो आ से अरुणाचल प्रदेश होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि आ से असम भी होता है, बट आपका असम आपका नहीं करता है। आ से अरुणाचल भी तो होता है, तो ये आ से अरुणाचल है, ना से नागालैंड। अब बाकी दिक्कत नहीं होगा, बाकी 3 में दिक्कत नहीं होगी। ना से केवल नागालैंड ही होता है, ना से नाम, मी से केवल मिजोरम ही है, अब माँ से हमारा क्या है? मणिपुर है। माँ से क्या है? मणिपुर। तो मणिपुर तो दिया है, मिजोरम भी दिया है, नागालैंड भी दिया है। आ से अरुणाचल प्रदेश याद रखना बस, क्योंकि आ से असम भी होता है, आ से अरुणाचल प्रदेश भी होता है। तो म्यांमार से हमारे इतने ही राज्य टच करते हैं, 4 राज्य याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। असम नहीं होता, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न आप बताइए इनमें से, अब वैसे भी आपको थोड़ा सा अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ना और छोटी माँ जो है और या माँ है, इसमें 3 तो ऑप्शन मिल ही रहे थे, तो कन्फर्म है आ वाला ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 3 वाले बिल्कुल सही है। बताइए इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? 36 नंबर बताएंगे। 36 का आंसर क्या होगा? 36 नंबर बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। कह रहे हैं डोडा बेट्टा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है 36 नंबर का डी। 36 नंबर का डी एक बार चेक कर लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है क्या? जिनका भी डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बताइए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया, 37 नंबर बताइए। हमने कहा लोकटक झील कहाँ पर है, 37 नंबर हमने पूछा है, तो कह रहे हैं लोकटक झील भैया मणिपुर में। देख लो भैया सभी का आ रहा है क्या? मणिपुर। मणिपुर देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या?
मणिपुर में स्थित है। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। सूरत से होकर बहने वाली जो नदी है ना, इनमें से कौन सी है, आपको कमेंट करना है। 38 का आंसर क्या होगा? सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आप कहेंगे यहाँ पर ताप्ती नदी है। इनमें से बताइए कौन सा आपका सही सुमेलित आपका नहीं है? भाखड़ा बांध, ये भाखड़ा बांध कहाँ पर है? सतलज नदी किनारे, ठीक है। इससे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, संबंधित राज्य पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये भी सही है। मतलब लाभान्वित राज्य जो है ना, इनके संबंधित जो राज्य है वो कौन कौन से, ये पूछ रहा था। चलो पहला तो सही लग रहा है। दूसरा सरदार सरोवर बांध गुजरात, हाँ ये भी सही है। गुजरात, राजस्थान, ये भी सही है। हीराकुंड बांध भैया उड़ीसा, ये भी सही लग रहा है। टिहरी बांध महाराष्ट्र में कब से आ गया? ये तो उत्तराखंड में है। ये तो उत्तराखंड में ना, ये महाराष्ट्र में कब से आ गया भाई? महाराष्ट्र कहाँ से आ गया आपका? ये महाराष्ट्र कहाँ से आ गया? 38 नंबर का एक बार आंसर देख ले रहे हैं। 39 नंबर का सी नंबर 39 का सी। अब आप लोग समझ गए हैं, बिल्कुल सही मारे। देखो 39 का सी। एक लोग हैं जो 39 का ए मारे हैं, नाम तो नहीं बताएंगे, नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने 39 का ए मारा है। अगला बताइए, मृदा के अध्ययन को बताइए ना। मृदा के अध्ययन का उल्लेख इनमें से बताइए प्रयुक्त शब्द क्या है? हमने पूछा है, आपको कमेंट करना है, जवाब देना है। राइट आंसर बताइए ना। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? 40 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या लगाएंगे? और 40 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ गया है ना। 40 नंबर का आपका होगा भूविज्ञान, भूमि विज्ञान। क्या है? भूमि विज्ञान। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए जो हमारे शब्द होते हैं वो भूमि विज्ञानी तो होता है। केसर बताइए, केसर यहाँ पर लिखा है ना, एक उत्पाद है, कहाँ का है? आप कहेंगे ये तो जम्मू कश्मीर का है। 42 नंबर बताएंगे, नेपानगर में कौन सा उद्योग यहाँ पर आपका है? नेपानगर किसके लिए फेमस है? नेपानगर में भैया कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। कागज उद्योग, देख लो सभी का आंसर आ रहा है। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। इनमें से बताइए कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? आपको यहां पर 43 नंबर में जवाब देना है। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? हमने 43 नंबर पूछा है और कह रहे हैं यहां पर आंसर लगा दीजिए कोचीन। कोचीन बंदरगाह को हम अरब सागर की रानी कहते हैं। कोचीन बंदरगाह को हम अरब सागर की रानी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बताइएगा, इनमें से किस राज्य के शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या सबसे ज्यादा है? लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं, चाहे वो आप साक्षरता के मामले में बात कर ले या लिंगानुपात में बात कर ले, सबसे ज्यादा केरल में ही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा आपको ये बताना, 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी वो कौन सी नंबर की हुई थी? किसी को मालूम है? एक बार कमेंट कर दो। क्यों बफरिंग होने लगी है क्या? ये क्या हो गया? इंटरनेट चल रहा है? हाँ यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नेटवर्क इशू हो चुका है। कोई बात नहीं, देखिए क्लास आपकी चल रही है, बफरिंग हो रही क्या? देखो बफरिंग हो रही क्या, एक बार चेक कर लो भैया, बफरिंग हो रही क्या? देखिए क्लास आपकी चल रही है, हो रही क्या? यहाँ तो चल रहा है, सही चल रहा है ना? सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, राम सेतु इनमें से बताइए कहां पर स्थित है? आपको देखिए कमेंट है, सही है सर जी कह रहे हैं, हाँ सही है। 15वीं थी और कह रहे हैं स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। बिल्कुल सही बताया गया है कि भारत की जनगणना 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, अब सही है सर जी, चलो कोई बात नहीं। राम सेतु बताइए इनमें से कहां पर स्थित है? आपको कमेंट करना, आपको जवाब देना है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? 45 नंबर। 45 नंबर का देखिए हमने पूछा है, आपको जवाब देना है। कह रहे हैं आंसर लगा दीजिए, राम सेतु कहां पर है?
ये पाक जलदम्रु मध्य भारत श्रीलंका को जो अलग करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या? हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हाँ, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया जिनके फोन में न चल रहा हो ना, वीडियो को एक बार काट के दोबारा चलाओ, दोबारा चला लो, चल जाएगा, ठीक है? दोबारा चला लो काट के। जिनके फोन में अगर दिक्कत आ रही है, एक बार वीडियो कट कर दो, दोबारा चलाओ, चलने लगेगा। बताइए, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के इनमें से बताइए किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? 46 नंबर बताएंगे। 46 का आंसर हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पर बरसाना। देखो बिल्कुल सही आंसर आपका है। जिनका जिनका बरसाना आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एक बार चेक कर लो, सभी का आ रहा है बरसाना। हमने कहा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? 47 नंबर बताएंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? 47 में। 47 में कह रहे हैं सर जी 12 सिंगा है। देख लो सभी का आंसर आ रहा है ना। दलदल का मृग कहते हैं, याद रखेंगे, 12 सिंगा है। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में बताइए कहां पर है? किसी को मालूम है? कमेंट करिए भैया, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग राधे राधे। जो लोग बाद में आए, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करना भूल गए हैं, उनको हमने याद दिला दिया है कि वीडियो को भी लाइक करना है। सभी लोग लाइक कर दीजिए और फिर बताइए 48 का आंसर क्या होगा। 48 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद बिल्कुल सही जवाब है। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। उत्तर प्रदेश महिलाओं संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है ना, जिसके हमारे संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, बताइए कौन सी पत्रिका है जिसका ये प्रकाशित करने का श्रेय जाता है? 49 नंबर में बताएंगे तो आप कहेंगे बाल बोधनी लगा दीजिए ना। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 49 नंबर का ए नंबर के साथ है। हमने कहा उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 50 नंबर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? और 50 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है राज्यपाल। देख लो सभी का आंसर आ रहा है राज्यपाल। 50 नंबर का सी, राज्यपाल। हमने कहा है अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ जो होती है ना, वो क्या होती है? देखो अवैध अगर व्यवसाय से अगर मान लीजिए अर्जित लाभ होती है ना, वो क्या होती है? उसमें कर आपको देना पड़ता है। कर योग्य अर्जित लाभ क्या है? कर योग्य होता है, कर योग्य। 51 नंबर का डी। 52 नंबर बताएंगे रेरा का शब्द फुल फॉर्म क्या होता है? RERA, रेरा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे सर रेरा का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, सबको पता है। 52 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ गया है। 52 नंबर का आंसर आ चुका है। कह रहे हैं डी नंबर लगा दो। कौन सा है? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमने पूछा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है आपका, ये प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? किसी को मालूम है? ये आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमने आपसे पूछा, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है। राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। हमने कहा बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 54 नंबर बताएंगे। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे राजस्थान है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि आपराधिक जांच विभाग के तहत विशेष विंग्स का नेतृत्व एक ऐसे अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिसका रैंक कम से कम नहीं होगा। जिसका रैंक जो है कम से कम नहीं होगा, कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। ये 55 का आंसर बताइए क्या है? देखिए मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपराधिक जांच विभाग के तहत विशेष विंग्स का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रैंक से कम रैंक के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न हमने पूछा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, जवाब देना। राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग यहां पे कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या होगा? हमने आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? 56 नंबर बताइए। 56 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है रंगनाथ। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ सर जी हमने लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा इस समय बताइए वर्तमान में कौन है? मान लो ये भी प्रश्न अगर पूछ लेता है, वर्तमान में बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है?
न्यायमूर्ति कौन है भैया? राम सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। अगला बताइए, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है? वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? 57 नंबर का जवाब क्या होगा? 57 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताएंगे डपिंग। डपिंग का मतलब क्या होता है? डपिंग का तात्पर्य क्या होता है? 58 नंबर बताएंगे। देखिए, डपिंग का मतलब होता है कि विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर अगर माल की बिक्री होती है उसको बोलते हैं डंपिंग। क्या बोलते हैं? डंपिंग। देख लीजिए, सभी का आंसर आ रहा है। हमने कहा कोड़ी जो त्वरण होता है किसमें मापा जाता है? आपको 59 नंबर का जवाब देना है। कोणीय जो त्वरण होता है ना, किसमें मापते हैं? 59 नंबर बताइए, साइंस का प्रश्न है ये। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको नापते हैं रेडियन प्रति क्या है? सेकेंड स्क्वायर। रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर याद रखेंगे। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? कोणीय त्वरण का होता है। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स का है। मई 2025 में बताइए किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है? आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। 60 नंबर बताइए, आंसर क्या होगा? 60 नंबर में जवाब क्या होगा? यहाँ पर कह रहे हैं फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज यहाँ पर क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैव विविधता की दृष्टि से बताइए भारत का कौन सा स्थान, भारत का बताइए स्थान धनी है? जैव विविधता की दृष्टि से हमने पूछा है, आपको बताना है भारत का जो हमारा कौन सा स्थान है धनी है। 61 नंबर बताएंगे। 61 नंबर में आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। ये स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक है, पश्चिमी घाट, याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर हमने पूछा है एक ट्रोजन हॉर्स एक क्या है? एक ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना, एक है, क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण क्या है? ये प्रोग्राम होता है, याद रखेंगे क्या है ये? दुर्भावनापूर्ण क्या होता है? प्रोग्राम होता है, जिसको हम मलेशियस प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर हो गया? ये एक ऐसा प्रोग्राम कह सकते हो जो दिखने में तो सही अनुभव होता है, परंतु यदि इसे चलाया जाता है तो प्रभाव भयंकर होते हैं और हार्ड डिस्क सारे डेटा को प्रोग्राम को मिटा देता है। इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर से रिलेटेड था आपका ये। मई 2025 में बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? बताइए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मई 2025 में उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? ये किसे घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे ये किया गया है आपका केरल। केरल यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका नहीं है? हमने कहा कौन सा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप कहेंगे 64 नंबर का लगा दीजिए, नौकरी नहीं है। बाकी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, सबको पता है। फेसबुक पर शो देखने के लिए इनमें से बताइए, फेसबुक पर शो देखने के लिए इनमें से बताइए कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? कौन से प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं? तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा फेसबुक वॉच। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, फेसबुक वॉच। याद रखेंगे, फेसबुक पर शो देखने के लिए। क्लियर हो गया? ये मार्क जुकरबर्ग द्वारा आपको पता है फेसबुक 2004 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाजों की गति में बताइए वृद्धि जो है ना किस पर आधारित है? आपको कमेंट करना। 66 का आंसर क्या होगा? जहाजों गति में जो वृद्धि है ना, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। रेफ्रिजरेटर इनमें से बताइए किस सिद्धांत पे काम करता है? रेफ्रिजरेटर जिसको आप फ्रिज कहते हो, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किसी को मालूम है? एक घरेलू उपकरण है जहां हम खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखने के लिए रखते हैं फ्रिज के अंदर। यहाँ पर क्या? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 67 नंबर का डी नंबर यहाँ पर क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें तांबे की कुंडली होती है ना वाष्पित, उसमें फ्रियान गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करती है। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। सर क्लास नहीं चल रहा है, क्यों क्लास नहीं चल रहा है? 1 मिनट देखते हैं। क्लास चल तो रहा है, क्यों आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो क्लास नहीं चल रहा? क्यों दिक्कत है क्या किसी किसी के फोन में?
बताइए बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, ये बताइए गलनांक और किस धातु से बना होता है। तो पहली बात तो बल्ब का जो फिलामेंट होगा उसका गलनांक अधिक होना चाहिए। और यहाँ पर प्रबल प्रबल धातु से बना होता है ना, 68 नंबर का ए है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो उच्च गलनांक और प्रबल धातु से बना होता है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं। कौन सी धातु यूज करते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन का इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक क्या होता है? ज्यादा। चल रहा है सर जी, कह रहे हैं देखो चल रहा है। देखिए आपके फोन में अगर क्लास बंद हो जा रही ना, उसको दोबारा चलाइए काट के, तब चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, हमने आपसे पूछा है अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु जो ऑक्साइड होते हैं ना आमतौर पर होते हैं, आपको बताना है। 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर कह रहे हैं अम्लीय होते हैं। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। 69 नंबर का अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये धातुओं के ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं? देख लो सभी कह रहा है। इनमें से बताइए कौन सा भैया निष्क्रिय गैस समूह है? देखो निष्क्रिय गैस समूह जानते हो ना कौन सा है? ये सबसे आखिरी में रखे गए 18वां समूह है, जिसको आप शून्य समूह कहते हो, है ना। अक्रिय गैसें रखी गई हैं, उन्हीं को बोलते हैं निष्क्रिय गैसें। अगला बताइए किस, देखो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, उन्हीं के फोन में दिक्कत आ रही है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, उन्हीं के फोन में दिक्कत आ रही है। क्लास कह रहे नहीं चल रहा। वीडियो को लाइक कर दो, क्लास आपकी चालू हो जाएगी। सभी लोग वीडियो को भैया लाइक कर दो। बताइए किस एंजाइम को सर हम, हाँ बिल्कुल। बताइए किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? 71 नंबर बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए 71 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं 71 नंबर का डी नंबर लगा दीजिए, पेप्सिन। देख लो सभी का आ रहा है ना, पेप्सिन। 71 का डी, देख लो सभी का आंसर आ रहा है। इनमें से बताइए कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? देखिए वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। 72 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वसा के पाइसीकरण में भैया शामिल होता है, कौन शामिल होता है? यकृत शामिल होता है ना, लीवर जिसे आप कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका है। अरे जिनके मोबाइल में चल रहा है उनको ये कमेंट करके बता दो, क्योंकि हमारे भी फोन में रुक गया था। हम जिसमें कमेंट पढ़ रहे हैं उसमें भी रुक गया था। आप लोग क्या करो, हम बता रहे हैं। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं ना, अब हम तो कमेंट नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग कमेंट कर दो, वीडियो को हटा दो, दोबारा फिर से खोलो यूट्यूब, फिर से यही क्लास को खोलो, चालू हो जाएगा। नहीं ऐसे वो गोल गोल घूमता रहेगा, चलेगा नहीं। हमारे भी फ़ोन में दिक्कत आई थी, अभी हमने देखा है। तो आप उनको बता दो कि वीडियो को कट कर दो, दोबारा फिर से ओपन करो, दोबारा यूट्यूब को, फिर वो चालू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। बताएंगे साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन ये किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है? बताइए आंसर क्या होगा। 73 नंबर बताएंगे। 73 नंबर बता दो भैया। विटामिन B12। वो लोग सही बता रहे हैं जिनके फोन में नहीं चल रहा है, ये दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। घेंगा बताइए, घेंगा जो होता है किस विटामिन कमी से रोग हो जाता है? आप सभी को पता है घेंगा जो होता है ना, ये किसकी वजह से होता है? आप कहेंगे आयोडीन की कमी से होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमारे वहां से प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो किसी किसी वीडियो में, ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर क्लास किसी के फ़ोन में चल रहा है, किसी के फ़ोन में नहीं चल रहा है ना, तो ये दिक्कत आ रही है। कुछ टेक्निकल इशू पता नहीं क्या है। आप लोग वीडियो को दोबारा कट करके चला दो दोबारा। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 75 नंबर बताएंगे आंसर क्या होगा। इसका फुल फॉर्म किसी को मालूम है? बहुत बड़ा नाम है UNFCCC। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा नाम कैसे याद करें? याद करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। जिनका भी ए नंबर आया है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न हमने पूछा है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देखिए फ्लोराइड जो प्रदूषण होता है मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? 76 नंबर बताएंगे। 76 नंबर देखिए, ये हमारा जो होता है ना फ्लोराइड जो प्रदूषण होता है मुख्य रूप से हमारे दांतों को प्रभावित करता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, दांतों पर पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, दांत हमारे गिरने लगते हैं। ये तो सब चीज़ें जानते ही होंगे। आजकल दांतों में बड़ा दर्द कभी कभी होता है ना, बहुत खतरनाक दर्द होता है। मतलब ध्यान पूरा उसी में लगा रहेगा, जिससे लग रहा है बहुत ही दर्द हो रहा है, आपका दिमाग भी कहीं नहीं काम करेगा
किसी के दांत दर्द हुआ है कि नहीं हुआ, कभी हुआ है तो बताइएगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताइए, इसकी थीम क्या है, सभी को पता है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया गया, सबको पता है। इसकी थीम क्या है, थीम के बारे में बताइए। थीम के बारे में हमने पूछा है, कह रहे थीम हमें पता है। यहाँ पर योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। देख लो 77 नंबर का 20 सभी कह रहा है क्या, एक बार चेक कर लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एक बार बस आंसर चेक कर लो, सभी का आंसर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है जवाब तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमने कहा इनमें से बताइए कौन सा भैया प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण पूछा गया है तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष कर का उदाहरण सर जी सबको पता है। 78 का आंसर क्या होगा, 78 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे डी नंबर आयकर। देख लो सभी कह रहा है आयकर, हाँ डायरेक्ट लिया जाता है ना आयकर, इनकम टैक्स आयकर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इनमें से बताइए किसे हम बैंकर चेक कहते हैं ना, बैंकर चेक किसे कहते हैं, 79 नंबर बताएंगे। बैंकर चेक किसे कहा जाता है, 79 नंबर बताएंगे। देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता जिसको डीडी बोलते हो, डीडी उसी को बोलते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा अधिनियम फेमा, ये फेरा की जगह फेमा बताओ कब लागू किया गया था। फेरा की जगह फेमा आया, ये कब लागू किया गया था आप सभी को पता है, 1999 में लागू किया गया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। विकल्प आपका क्या, ताकि विदेशी व्यापार और आसान बनाया जा सके। फेरा थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, उसकी जगह फेमा लेके आए। क्लियर हो गया क्यों लाए गए थे, इसलिए हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा है भारत में शून्य आधारित बजट जो है किस वर्ष में पहली बार आपका प्रयोग किया गया था, आपको कमेंट करना है। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष से पहली बार प्रयोग किया गया था, 81 नंबर बताएंगे। 81 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ गया है, 1987 कह रहे हैं। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, 81 नंबर का सी होगा 1987। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहां पर है, आपको 82 नंबर का जवाब देना है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है, आपको 82 नंबर बताना है। तो 82 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, सी नंबर लगा दो, देहरादून। 82 क्या होगा, सी नंबर देहरादून है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको कमेंट करना है। संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय ये कहां पर है, आपको कमेंट करना है, जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा, 83 का। तो 83 का आंसर आपका यहाँ पर क्या है, बीजिंग। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में बताइएगा कि भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा ने भैया कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे ये स्थान जो प्राप्त किया है ना, दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ एक बार चेक कर लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है। हमने कहा क्यात बताइए इनमें से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, आपसे पूछा गया क्यात बताइए, क्यात हमारी किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, आपको कमेंट करना है, जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए 85 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं क्यात जो होती है ये म्यांमार की मुद्रा है। ये देश के बारे में याद रखेंगे, म्यांमार की मुद्रा है। कल अगर आपसे कोई पूछ ले म्यांमार की मुद्रा क्या है तो क्या बताओगे, क्यात है, भूलिएगा मत। श्रीलंका के श्रीलंकाई रुपया है। अच्छा तुर्की, तुर्की की भैया मुद्रा क्या है, लीरा है ना, लीरा, तुर्किश लीरा, वैसे राजधानी भी वही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए हमने आपसे पूछा, आपको कमेंट करना, आपको जवाब देना है कि मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के, यहाँ पर भैया 52 की जगह 53 बन गए हैं, 52 के पूछ रहे हैं, 53 हमारे बन गए हैं ना। चलो ये प्रश्न तो और अपडेट होना चाहिए था, होना चाहिए नहीं होना चाहिए था, बताइए। अच्छा भारत के हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, 53वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, किसी को मालूम है, एक बार कमेंट कर दो। कहेंगे सूर्यकांत है सर जी। 53वें हमारे कौन है, सूर्यकांत हैं, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये थोड़ा सा ओल्ड कह सकते हो, है ना। ओल्ड क्या, अभी बन गए, दोबारा बन गए वो, पहले तो रामकृष्ण भूषण रामकृष्ण गवई बने थे, ये 52वें नंबर के। 86वें हमारे 53वें कौन बने हैं, सूर्यकांत। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन राइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, 87 नंबर बताएंगे। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहेंगे लिखी गई है वी.आर. कृष्ण अय्यर के द्वारा। वी.आर. कृष्ण अय्यर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक यहाँ पर क्या है, 88 बताएंगे। भारतीय मुक्केबाज क्या लिखा, एमसी मैरी कॉम के द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, 88 का बताएंगे। 88 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर कह रहे हैं अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस भारतीय योजना का उद्देश्य आपका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। किस भारतीय योजना का असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद
न्यूनतम 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह आपका है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। योजना से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, पेपर में सिलेबस में दिया गया है। अगला प्रश्न बताएंगे, यहां पर लिखा अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। 90 का आंसर क्या होगा? तो 90 नंबर का जवाब देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? 90 का आ रहा है गुणात्मक। 90 क्या है यहाँ पर? गुणात्मक क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो भैया, सभी का आंसर आ रहा है क्या? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देख लो सभी का आंसर आ रहा है क्या? गुणात्मक। बिल्कुल सही आंसर आपका है। 90 क्या होगा? 90 का आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये देखो ऑपरेशन है कौन सा? स्माइलिंग बुद्धा। ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है, ये किससे संबंधित है? 91 नंबर बताएंगे। देखो ये आपका भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण आपका हुआ था ना, उसी संबंधित है। देखो 1974 में पोखरण में राजस्थान में भारत का एक स्वदेश निर्मित पहला परमाणु परीक्षण किया गया था ना, जिसको हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया था? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमने कहा इनमें से बताइए कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से करते हैं? असम करता है, मेघालय भी करता है, मिजोरम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। इतने करते हैं। असम करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय भी करता है। लेकिन भैया मणिपुर कब से करने लगे? ऑप्शन नंबर डी लगा दो, 92 का डी। हमने कहा उत्तर प्रदेश के बताइए किस जिले में हीरे का निष्कर्षण आपका यहां पर प्राप्त किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण यहां पर प्राप्त किया जाता है? 93 बताएंगे। 93 का आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर लगा दो, बांदा। बांदा यहां पर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में बताएंगे कुंभ मेला उत्सव की नदियों के संगम पर मनाया जाता है। हमने कहा उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है इसका उत्सव की नदियों के संगम पर मनाया जाता है। 94 की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे गंगा यमुना और भैया कौन सा पौराणिक सरस्वती है क्या? बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी आंसर आ रहा ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। हमने कहा किस भारतीय पैरा एथलीट को हाई जंप में उनकी उपलब्धियों के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 95 का बताइए आंसर क्या होगा। और उनका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। विकल्प आपका क्या है? बी नंबर यहां पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण इनमें से बताइए किस शहर में आयोजित किया गया था? मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? 96 बताएंगे। ये कौन शहर में हुआ था? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 9 सितंबर 2025 को विश्व बैंक ने किन राज्यों के लिए तटीय लचीलापन और सुदृढ़ीकरण परियोजना को मंजूरी दिया है? बताएंगे इसका आंसर क्या लगाएंगे? बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे? आप सभी लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए क्या होगा। नाइन्टी सेवन का आंसर क्या होगा? 97 का हमारा आंसर क्या होगा? कर्नाटक और कौन सा? तमिलनाडु। हाँ यहां पर देख लीजिए, सितंबर 2025 में विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक में 1 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करके भारत के तटीय रोजगार सृजन के लिए यहाँ पर जो आपकी परियोजना मंजूरी दिया है, ये कौन सी है? SORE, SHORE। क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पे शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे शुरू हुआ था? 98 में आपको बताना है। तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का आंसर आपका सी नंबर होगा, पेरिस यानी फ्रांस। 98 का सी नंबर यहां पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
जीएसटी बताइए किससे संबंधित है, जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीएसटी हमारा क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स होता है ना, ये एक तरीके से एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली होती है। 99 का बी नंबर सही है। सेज की बताइए भूमिका क्या, सेज SEZ, SEZ सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। और ये जो होता है निर्यात उन्मुख उद्योग को बढ़ावा देना, जो निर्यात उन्मुख उद्योग होते हैं ना उनको क्या भैया बढ़ावा देना होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य आपका है। क्लियर हो गया, 100 नंबर का बी नंबर आपको लगाना था। चलिए, इस तरीके से जो 100 प्रश्न थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अब एक बार आप लोग ये बता दीजिए कि 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं। और एक बार देखिए यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, वीडियो को भैया लाइक कर दो सभी लोग, है ना। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, आपको लाइक कर देना है। और कितने प्रश्न आपके आज सही हुए ना बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कितने प्रश्न आपके सही हैं।